जवाहरलाल नेहरू का, नए भारत का निर्माता, जिसको आप कहते हैं न्यू इंडिया का निर्माता। इन्होंने क्या किया, आज भी डिबेट चलता है कि पटेल होते तो क्या होता। ये तो कयास लगाने की बात है यार, जो है उन्होंने क्या किया। तो डन डना डन डन आराम किया जाए। ये आजादी के बाद का भारत था, एक ऐसा भारत जहां एजुकेशन का रेट महज 14% था। लोगों का जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की क्षमता मात्र 31 वर्ष आयु थी। गरीब नंग धड़ंग राष्ट्र था। जरा देखिए इस तस्वीर को आप लोग, उस कालखंड का भारत है। ये मिट्टी का घर है, सच कहें तो मिट्टी का घर, मरघट जैसा सूना सूना आंगन है। यहाँ बरसते नित नैना, यहाँ रोज ही सावन है। ऐसा भारत था जहां गरीबी है, अभाव है। गांव तो था लेकिन सड़कें नहीं थी। बिजली की बात तो दूर दूर तक आप सोच नहीं सकते हो। एक ऐसे भारत को एक ऐसी आधारशिला देनी थी जहां से भारत आगे को बढ़ सके। नंग धड़ंग राष्ट्र की ये कहानी है और इसको आप बढ़िया से देख सकते हैं। भीख मांगता राष्ट्र, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं, अन्य गतिविधियों को भी आप देखेंगे तो एक ऐसा राष्ट्र जहां पर विकास की कहानी कहना अपने आप में एक बेईमानी है। इस राष्ट्र से लेकर के इस राष्ट्र तक पहुंचाने की पूरे प्रकरण को जन्म दिया था, न्यू इंडिया की आधारशिला को रखने का काम जिन्होंने किया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए एक बार हम लोग आरंभ करते हैं उसी कहानी को, उसी दास्तान को, उसी चीज को। आजादी के बाद के भारत की कहानी के संदर्भ में मैं ये बतला दूं, भारत जब आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया दो टुकड़ों में बटी हुई थी। पूंजीवाद के पक्षपोषक राष्ट्र के रूप में अमेरिका आता था, समाजवाद का रोल मॉडल रूस था। इसको लगा कि मैं किसका पिछलग्गू बनूं, किसके पीछे चलूं। ये पंडित जी का नेतृत्व था जिन्होंने कहा कि ना, भले ये तीसरी दुनिया का राष्ट्र भारत रहा हो, मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इन्होंने एक अलग गुट बनाया जो सब जानते हो निर्गुट कहलाया। क्या ये कम था उस वक्त? दूसरी बड़ी चीज, ये निर्गुट के राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता के रूप में आए। बहुत बड़ी चीज ये थी कि इन्होंने ही पंचशील का सिद्धांत दिया। क्या ये कम था? दो राष्ट्रों के बीच का आपसी समझौता, और ये क्या होगा ये हम हालांकि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो वीडियो का सिलसिला मैंने आरंभ ही किया है। सीरियस मूड का आदमी नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। बड़ी लाजवाब और लविंग वीडियो देने जा रहे हैं पूरा अपने अंदाज में, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। दूसरी चीज, जरा सा समझ के देखना, यह आदर्शवादी राजनीति का वो दौर था यारा, जो उन लोगों ने मानक तय किया वो आज की राजनीति में कहां पाओगे। आज राजनीति एक पेशा है और उस जमाने में राजनीति एक धर्म था। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, विचारधाराओं में भिन्नता हो सकती है लेकिन राष्ट्र के नाम पर सब समर्पित है। एक उदाहरण देख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हिंदू महाजन सभा के थे, कांग्रेस के धूर विरोधी थे। पंडित जी ने कहा कि जरूरत है आपके ज्ञान का, इस राष्ट्र को आप पाइए, और वो आए, उनको अपनी मंत्रिमंडल में रखे। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वे भी कांग्रेस विरोधी थे। इनको भी इन्होंने कहा कि कानून के जानकार आप हैं तो विधि मंत्रालय आपके हाथों में होना चाहिए। वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है लेकिन सच्चाई है कि राष्ट्र है तो राजनीतिक दल है, दल है तो राष्ट्र है, ये किसी भी कीमत पर कहा नहीं जा सकता। ऐसे थे नेहरू। पंचशील का सिद्धांत देना, निर्गुट की बात करना, और भारत में गरीबी और अभाव चरम पर था। खेत थे, पानी नहीं था। खेत था, खेती के मामले में आत्मनिर्भरता नहीं थी। मालूम होना चाहिए सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना दिया। भाखड़ा नांगल परियोजना के समय इन्होंने ही कहा था कि ये नवीन भारत के नवीन मंदिर हैं। ये थे नेहरू हमारे। और लोगों ने सलाह दिया कि भारत में एक दलीय प्रणाली होनी चाहिए या द्विदलीय प्रणाली होनी चाहिए। यार एक दलीय प्रणाली अगर उस वक्त कर दिया गया होता तो कांग्रेस को कोई चुनौती दे पाता क्या? इन्होंने नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं, बहुदलीय रहना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोग अपनी बात को कह सकें, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने राष्ट्र की आधारशिला रखा यार। आज बहुत देखते हो मफलर छाप राजनीति करने वाले लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, सत्ता में आते हैं,
ये देन किनकी है? ये देन नेहरू की है। क्या नवीन भारत के निर्माता नहीं है वो? दैट वाज न्यू इंडिया। बहुदलीय प्रणाली, पंचशील का सिद्धांत, कृषि के क्षेत्र में बहुदेशीय परियोजना। और लोग आज चिल्ला ले कि मैंने भारत को गांव में विद्युतीकरण किया, ये किया वो किया, लेकिन इन्होंने जो आधारशिला रखा उसी के दम पर तो सबों ने किया, और करना भी चाहिए। राष्ट्र आपका है, इसमें कहने की क्या बात है? आवाम की जनता है, लोकतंत्र का बुनियाद है, उन्होंने ही तो रखा था। मैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में मूल्यांकन कर रहा हूं, किसी पार्टी का पक्ष पोषक और विरोधी दोनों नहीं हूं, ध्यान रखिएगा ये बात जी। मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर। अगला वीडियो बड़ा फनी वीडियो होगा, शादी का लड्डू, देख लीजिएगा। तो ये नेचर जो अभी देख रहे हैं ना, बड़ा सभ्य टाइप पर बोल रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा वहां पर। बहुत मनोरंजक वीडियो होगा, लेकिन आगे की कड़ी। आज एम्स जो देख रहे हैं, ये देन किनकी है? ये देन नेहरू की है। IITM जो पूरी दुनिया को अपने मेरिट का लोहा मनवाया, ये देन किनकी है? नेहरू की है। आज IIT के अलावा IIM मैनेजमेंट का कॉलेज, ये देन किनकी है? तो नेहरू की है। NIIT देन किनकी है? तो नेहरू की है। रिसर्च सेंटर में CSIR, ये देन किनकी है? तो नेहरू की है। न्यूक्लियर प्रोग्राम देन किसकी है? तो नेहरू की। यार मैंने बीज बोया, पेड़ लगा, फल लगने में तो टाइम लगता है। ढिंढोरा आप लाख पीट लो, नवीन भारत के नवीन निर्माता या उसके जनक अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो नेहरू थे। रोता राष्ट्र, बिलखता राष्ट्र, वहां से संपन्न राष्ट्र। आज जीवन प्रत्याशा भारतीयों का 61 साल प्लस है। उसका बुनियाद किसने रखा? तो नेहरू ने रखा। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? तो उन्होंने रख दिया। गुटनिरपेक्षता की विचारधारा किन्होंने दिया? तो उन्होंने दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में उतारा राष्ट्र को, तो किसने उतारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। बड़ी बात तो ये आ जाती है कि उस वक्त दिया जब राष्ट्र में को आजादी मिली थी, भारत विभाजित हुआ था, और भारत के विभाजन के बाद दंगा और फसाद की घटनाएं इतनी हुई थी, कि उस वक्त राष्ट्र को संभालने के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो राष्ट्र को संभाल सके। यार बहुत लोग कहते हैं कि पटेल होते तो क्या होता, मैं भी बोलता हूं, लेकिन यार पटेल होते तो क्या होता। 1947 से 50 तक वो भारत के प्रधानमंत्री होते, क्योंकि 50 में उनकी मृत्यु हो गई। और संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक देखें, 26 जनवरी 1950 को तो भारत का संविधान लागू हुआ था। आंक सकते हैं कि क्या हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कहता है। आप स्वयं समझदार हैं, इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। प्रधानमंत्रियों का एक कड़ी का ये सिलसिला चलेगा। तो दोनों के बीच तालमेल बहुत बेहतरीन था। पंडित जी और पटेल, ये दूध और पानी का मिश्रण था। हम लोग एनालिसिस करके टाइप की बात बोलते हैं यारा, तो एक अनदर चीज है। सोचने में क्या हर्ज है, बोलने में क्या हर्ज है, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों के बीच तालमेल की कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक ऐसे राष्ट्र के निर्माता हैं जिन्होंने राष्ट्र को राष्ट्र बनाया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की जड़ों को गहराई तक इन दोनों ने पहुंचाया। ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान भी एक साथ आजाद हुआ है, जहां पर लोकतंत्र आज भी रोना रोता है कि व्हाट इज लोकतंत्र। और भारत में 13 दिन की सरकार बने या 19 माह की सरकार बने या 13 महीने की सरकार बने, लोकतांत्रिक मूल्यों में कहीं कोई कमी देखने को आज तक नहीं मिला। ये थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री। हाँ, अब कहोगे कि सर आपने यह नहीं कहा कि विभाजन को उन्होंने स्वीकार क्यों किया, नहीं करना चाहिए। यारा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये विवाद का विषय है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो ना जाने इस राष्ट्र में कितने पाकिस्तान होते। हो सकता है कि विभाजन की चीज को इन्होंने स्वीकार करके भारत में भावी दंगों को इन्होंने रोक दिया। ये मेरी विचारधारा है, माफ कीजिएगा, इसमें हो सकता है आप सहमत हो या ना हो। हम अपनी बात थोपना नहीं चाहते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दूसरी बड़ी बात कि चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत देने के बाद ये आश्वस्त थे,
यारा कोई बेवफाई करे, गद्दारी करे तो इसका कोई मजहब नहीं होता। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिस किसी ने दगा किया जाके उसका घर देखो। बहुत बड़ी बात तो ये चली आती है कि पंचशील के सिद्धांत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आश्वस्त थे कि ऐसा कोई आक्रमण हम पर नहीं हो सकता। लेकिन गद्दार चीन की व्यथा कथा है, विद्या कसम झूठ नहीं बोलते हैं। अगर चीन को जूता से मारे तो कोई परहेज नहीं होगा। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई खूब नारा लगा, क्योंकि यार सच्चे हैं हम, सच्चाई है हमें। बेटा पीछ के पीछे इतना बढ़िया खंजर भोंक दिया तो बताओ यार तू ही क्या करेगा। तुम लोग भी ऐसा हो जिस पर बहुतों पर भरोसा करते हो, अंत में धोखा खाते हो तो बताओ तू का उखाड़ लेता है। नेहरू के साथ यही हुआ, देश के साथ यही हुआ, तो बतलाओ इसमें नेहरू कहां गुनाहगार है। ये मेरी विचारधारा है। चीन के रगों में गद्दारी है, इसमें चीन के रगों में गद्दारी है, इसमें हम लोगों का कोई दोष है, नेहरू का कोई दोष है कि नहीं है। बड़ी खूबसूरत प्रधानमंत्री थे यार, बहुत बेहतरीन थे कसम से। उन्होंने जो आधारशिला रखा ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब रखे। वैसी का फसल आज हम लोग काट रहे हैं। आज हम लोग प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोल पा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र जीवित है। प्रधानमंत्रियों की कड़ी का सिलसिला लगातार चलेगा। अब मैं पुनः थोड़ा सा जीवनी बतला दूं। जानते हो कि चिल्ड्रंस डे इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। शादी इन्होंने 1916 में कमला कौर से किया था, जो दिल्ली की कश्मीरी ये थी। लेकिन मजेदार चीज, अभी तक तुम लोगों को हम यह नहीं बतलाए हैं कि नेहरू को किसने दिया। वीडियो का अंतिम का चरण है। बच्चा के रूप में इनको एक ही बच्चा था, इंदिरा प्रियदर्शनी। इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई थी, स्कूलिंग हुआ था, वो हुआ था हैरो में, और इनका कॉलेज का हुआ था ट्रिनिटी कॉलेज। सब लंदन में थे। मस्त थे, सम्रांत फैमिली के थे। अपने जिंदगी का ये 9 बार जेल गए, 9 साल जेल में बिताए। लेकिन फिर भी आजाद भारत की आजाद आधारशिला, लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं को बेहतरीन बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि नेहरू एज ए प्रधानमंत्री थे कैसे। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी जो अगला डालेंगे वो फनी मूड का होगा, जिसमें मैं अपने अंदाज में होऊंगा। वो होगा शादी का लड्डू। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो जी डाउनवर्ड। सब्सक्राइब करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी। अच्छा लगे तो ठीक है, और ना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स खुला है। पढ़ेंगे हम, देखेंगे हम, आजमाएंगे हम, सुधरेंगे हम, नहीं तो सुधरोगे तुम। जय हिंद, जय भारत।